नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज के अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हिजबुल्लाह ने कैसे नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया और अब क्या हिजबुल्लाह तबाही मंजर देखेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ईरान में कैसे चुना गया सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी, शिया मुल्क का नया नेता कौन है, और अंत में हम बात करेंगे नाइजीरिया की, जहां सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है और पीएम मोदी अब अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कराने जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इजराइल की हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ लगातार जंग जारी है। इजरायली सेना दोनों आतंकी संगठनों पर कहर बनकर टूटी हुई है। चाहे गाजा हो या फिर लेबनान का शहर, हर ओर आईडीएफ के कहर के नजारे पसरे पड़े हैं। लोग शरणार्थी कैंप में रहने को मजबूर हैं। नेतन्याहू की सेना ने हमास और हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को भी ढेर कर दिया है। युद्ध के जद में ईरान भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी शैडो आर्मी बताया जाता है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए नासूर बना हुआ है। वह लगातार इजराइल पर बम बरसा रहा है। अब हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर 2 हमले किए हैं। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू या उनके किसी करीबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। यह पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाया है। इससे पहले भी पिछले महीने भी पीएम के प्राइवेट आवास, मोसाद और आईडीएफ के गुप्त ऑफिस पर हमला किया गया था। इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसे एक्स पर अपलोड किया गया है। पोस्ट में लिखा है कि आज रात उत्तरी शहर केसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर गार्डन में 2 फ्लेयर्स दागे गए हैं। यह वही घर है जिस पर अक्टूबर में हिजबुल्लाह ड्रोन ने हमला किया था। इजरायली पुलिस और शिन बेट दोनों ही मामले की जांच कर रही हैं। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल बौखला गया है। तो टॉप के लीडर हमले की लगातार निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने सभी रेखा को लांघ दिया है। तो टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रही हैं कि कैड्स इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है कि समर्थकों द्वारा जो धमकी दी जा रही है, जो उनकी हत्या करने की कोशिश कर रही हैं, वो अभी किसी को जो बम फेंका गया है, जो नेतन्याहू के घर पर हमले के समय नेतन्याहू घर पर नहीं थे, घर का कोई भी सदस्य जो था वो घर पर नहीं था। ये बड़ी बात टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रही हैं कि जब हमला किया गया तब नेतन्याहू घर पर नहीं थे, कोई नुकसान की खबर नहीं है। केसरिया स्थित घर पर दूसरी बार हमला हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले एक बार और हमला हो चुका है। ये दूसरी बार है कि जब हमला हुआ था। पिछले महीने अक्टूबर में भी हमला हुआ और इस बार अक्टूबर में भी हिजबुल्लाह ने अटैक किया था और दूसरी बार ये हमला हुआ है। हालांकि राहत की खबर यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेतन्याहू उस समय घर पर नहीं थे, परिवार का कोई सदस्य घर पर नहीं था। हमले के समय घर पर नहीं थे नेतन्याहू। ये टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रही हैं। तो जब ये हमला हुआ तब केसरिया स्थित घर पर ये दूसरी बार हमला हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में भी एक बार हमला हो चुका है और उसके बाद इस बार यानी कि दूसरी बार ये हमला हुआ है। और जब ये हमला हुआ तब नेतन्याहू घर पर नहीं थे। उनके जो सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो भी घर पर नहीं थे। इससे पहले भी जब हमला किया गया था तब यही खबर सामने आई थी कि नेतन्याहू जो है वो घर पर नहीं थे और घर का कोई सदस्य घर पर नहीं था। और नेतन्याहू का जो घर है वो लगातार टारगेट पर बना हुआ है। दूसरी बार हमला किया गया है और दूसरी बार घर को, नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर 2 रॉकेट भी दागे हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के ने जो है नेतन्याहू के घर पर 2 रॉकेट दागे। ये दूसरी बार है जब हमला किया गया, हमले की साजिश की गई। हालांकि ये खबर, जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस तरीके से जो है ये हमला किया जा रहा है और
लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि लगातार ये दूसरी बार है जब हमला हुआ है। घर के कैंपस में फ्लेयर बम अटैक हुआ है। जी हां, घर के कैंपस में फ्लेयर बम अटैक किया गया। उसके बाद ये जो तो ऐसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। संजीव जी, क्या कहेंगे? देखिए, पहली दफा नहीं है जब हमला किया गया है, इससे पहले भी हमला किया गया था, अक्टूबर महीने में हमला किया गया और लगातार दूसरी बार हमला किया गया। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं और ये आतंकी जाहिर है कि उनको व्यक्तिगत रूप से भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू ने इन आतंकी संगठनों को पूरी तरीके से इनका नेस्तनाबूद करने का एक संकल्प जो लिया हुआ है, उसके तहत वो पिछले 7 अक्टूबर से जब इजराइल के ऊपर हमास नामक आतंकी संगठन ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, उसके बाद से उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया है और हमास को उन्होंने पूरी तरीके से एक पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है। और हमास का जो एक सहयोगी और ईरान का जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है, अब उसके खिलाफ वो बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ऐसे में निसंदेह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन आतंकी संगठनों के निशाने पे है, उनके लिए सबसे बड़े वो टारगेट हैं। और इसी वजह से अनेक तरीके की जो हताशा जो अवस्था में ये आतंकी संगठन है, अपनी हताशा में आकर के वो उनके निजी आवास पर भी वो रॉकेट्स वगैरह दाग रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो सुरक्षा है वो फुल प्रूफ है और उनकी सुरक्षा को लेकर के इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहीं से भी कोई चूक नहीं करती हैं। और पिछली बार भी जब ये रॉकेट दागा गया तो वो सफल नहीं हुआ था और बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर पे मौजूद नहीं थे। और इस बार भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो रॉकेट्स दागे गए हैं वो उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली है। तो ये स्पष्ट है कि आतंकियों के जो आतंकी मंसूबे हैं इजराइल को क्षति पहुंचाने के, इजराइल के नेता को क्षति पहुंचाने के, वो अभी भी बने हुए हैं। इसी वजह से आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल का जो आने वाले समय में जो युद्ध है, जो ऑपरेशन है, वो लगातार जारी रहेगा। ये और तेजी आएगी। और अभी आप देखिए तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि इजराइल और अमेरिका की बहुत ही नजदीकी और क्लोज पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी मामलों का अलायंस है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में होना और इजराइल में प्रधानमंत्री पद पर बेंजामिन नेतन्याहू का होना इन आतंकी संगठनों के लिए काल साबित होने जा रहा है। और ये जो आतंकी संगठन है, जाहिर है कि हताशा में आकर के इन्होंने तो इस तरह के हमले किए हैं, लेकिन उसके जो रिपरकशंस हैं वो बिल्कुल। चलिए संजीव जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। शिवदान जी, किस तरीके से देखते हैं? लगातार देखिए हमले किए जा रहे हैं नेतन्याहू के घर पर। पहली दफा हमला हुआ, दूसरी दफा हमला हुआ, क्या लगता है क्या आगे भी ये हमले होंगे? हालांकि खबर ये भी मिली कि नुकसान की कोई खबर नहीं है क्योंकि नेतन्याहू उस समय घर पर नहीं थे, परिवार का कोई सदस्य जो है वो घर पर नहीं था। लेकिन लगातार जो है रॉकेट दागे गए, लगातार कोशिश अभी भी की जा रही है हमलों की। शिवदान, हिजबुल्लाह को ईरान की शैडो आर्मी के रूप में माना जाता है जी। और पिछले 3-4 महीने में इजराइल ने उसके 2 चीफों की हत्या कर दी है। एक को इन्होंने तेहरान में मारा है और एक को यहीं पर मारा है लेबनान के अंदर। तो इसका ईरान ने बड़ा ये महसूस किया है कि उनके आर्मी चीफ को इजराइल ने मारा है और वो भी तेहरान के अंदर ढूंढ के मारा है। इसी प्रकार से हम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की हत्या करेंगे। इसी कारण से तेहरान, ईरान, इसलिए ईरान नेतन्याहू से बदला लेकर के पूरी दुनिया को दिखा देना चाहता है कि यदि इजराइल ने उनके हिजबुल्लाह के चीफ को तेहरान में ढूंढ के मारा है, इसी प्रकार से हम भी इजराइल के अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर की हत्या करेंगे। बिल्कुल शिवदान जी, बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। अब बात करेंगे हम ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है।
हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो 85 साल के खामनेई बीमार चल रही हैं। ऐसे में अपनी मौत से पहले शांतिपूर्वक पावर ट्रांसफर के लिए खामनेई ने अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी है। और बात हो रही है कि ईरान को अब नया नेता मिल गया है। 85 साल के खामनेई बीमार चल रही हैं। ऐसे में अपनी मौत से पहले शांतिपूर्वक पावर ट्रांसफर के लिए खामनेई ने अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गुप्त रूप से उत्तराधिकारी का फैसला लेने कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा खामनेई के नाम पर सहमति जताई थी। कुछ खबरों के मुताबिक मुज्तबा खामनेई को पिछले 2 सालों से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारियां चल रही थीं। इस दौरान ईरान के लिए जरूरी फैसलों में लगातार उनकी भागीदारी बढ़ती देखी गई है। हालांकि मुज्तबा इससे पहले ईरान की सरकार में कोई भी आधिकारिक पद पर नहीं रही है। मुस्तफा खामनेई आयतुल्ला खामनेई के पहले बेटे हैं। खामनेई ने उन्हें वारिस क्यों नहीं बनाया गया, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। आयतुल्ला अली खामनेई 1989 में रुहुल्लाह खामनेई के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज हैं। ईरान में 1989 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वह 8 साल तक इस पद पर रही हैं। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खोमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो ये ईरान में अब सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी चुना गया है। बीमारी की वजह से आयतुल्ला अली खामनेई ने अपना पद छोड़ा है और नए उत्तराधिकारी उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है अपने बेटे को सौंप दी है। तो ये खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रही है कि नया नेता ईरान को मिला है। गुप्त रूप से मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी चुना गया है। जी हाँ, गुप्त रूप से उत्तराधिकारी चुना गया है। तो हमारे साथ लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ संजीव जी बने हुए हैं। संजीव जी, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी खामनेई ने अपने बेटे को चुना है। किस तरीके से देखते हैं आप, कितना फायदा जो है वो ईरान में हो सकता है इसको लेकर, इस फैसले को लेकर? देखिए, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं कि ये जो उत्तराधिकारी को के रूप में आयतुल्ला खामनेई ने अपने बेटे मुस्तबा हुसैनी खामनेई को चुना है। और ये जो मुस्तबा खामनेई हैं, ये आयतुल्ला खामनेई के दूसरे पुत्र हैं। और इनका सुप्रीम लीडर के रूप में चुना जाना जाहिर है कि इस उनके जो परिवार के ही एक सदस्य को चुना गया है। और इसको लेकर के ईरान के अंदर असंतोष की स्थितियां भी हो सकती हैं। और इन सारी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गुप्त रखा गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें कि 60 जो एक्सपर्ट शामिल होते हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव किया है। और ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जो बैठक है, बिल्कुल संजीव जी, शिवदान जी करूंगी। शिवदान जी, क्या कहेंगे? देखिए, जो लीडर का उत्तराधिकारी है वो बेटे को चुना गया है, किस तरीके से देखते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त तरीके से उत्तराधिकारी का निर्णय लिया जा रहा है यहाँ पर। शिवदान जी, देखिए, जिस प्रकार से खोमनेई हार्डलाइनर हैं, कट्टरपंथी हैं जी, उसके बेटे भी उसी प्रकार के कट्टरपंथी हैं। और जिन लाइनों पर अभी तक ईरान चल रहा था खोमनेई के नेतृत्व में, वही लाइन ये उनका बेटे भी फॉलो करेंगे। और इस जो इजराइल का जो साथ जो युद्ध चल रहा है ईरान का, उसे और भी उसमें एनर्जी भरेंगे ये। और ये क्योंकि इनकी यंग है और इनके अंदर काफी कट्टर बात भरा हुआ है, तो ये जिस प्रकार से आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर घर पर हमला हुआ है, उसके हिजबुल्लाह के चीफ की मौत का बदला लेने के लिए बिल्कुल। चलिए शिवदान जी, संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि अब दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अब एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को नाइजीरिया ने अपने पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है।
इससे पहले यह सम्मान सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को ही मिला है। ऐसे में पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं। ब्रिटेन की महारानी को 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था। यह किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले पीएम मोदी के नाइजीरिया पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति अहमद ने अबुजा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री एसोम एजेनवो वाइक ने प्रधानमंत्री मोदी को अबुजा के शहर की चाबी भेंट की। इसके बाद पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनिवो को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, धन्यवाद राष्ट्रपति टिनिवो, कुछ समय पहले ही नाइजीरिया पहुंचा हूं, गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आभारी हूं। मेरी कामना है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय मित्रता को और गहरा बनाए। तो पूरी दुनिया मोदी की मुरीद है। कब कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिला, टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रही हैं। इवाकल अवार्ड फ्लाउ यानी कि 2023 को अवार्ड मिला था। भूटान में 2021 में ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो अवार्ड मिला था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। तो ये तमाम अवार्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले भी मिल चुके हैं। बहरीन 2019 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।